बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ बारिश के साथ। बट जिस तरह से बादल गरजे और फिर बरसे भी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं ये, लेकिन आज तो बरसे भी और खूब बरसे, और ऐसा बरसे कि मैं ट्रैफिक में ही आधा पौना घंटा स्टक रही। तो मैं तो परेशान थी कि आज पता नहीं शो में आ भी पाऊंगी या नहीं। इतने बुरे ट्रैफिक के हालात थे कि दफ्तर पहुंचना ही मुश्किल हो गया। और रीजन क्या पता चल रही, मुझे तो लग रहा था खुदा ना खास्ता कोई आगे एक्सीडेंट ना हो गया हो। बट क्रीम ब्लॉक वाले इशारे पर वहां से आप कंटिन्यू जिनाह हॉस्पिटल तक ट्रैफिक ब्लॉक थी। और क्या पता चल रहा था जी, इतना सारा पैच था जहां पर पानी बहुत ज्यादा जमा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक बिल्कुल स्टक थी। खैर वार्डन्स भी थे, खासी कोशिश कर रहे थे ट्रैफिक को रमा दवा रखने में, लेकिन मैं कहूँगी बिल्कुल ही फेल थे। तो हम बहुत मुश्किल से दफ्तर तो पहुंच गए, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान थे। मैं गाड़ियों से निकलते हुए स्टूडेंट्स को देख रही थी, पैदल चल के जा रहे थे। चलिए जी, इस पे भी बात करेंगे। इसका कोई प्लान बी लाजमी होना चाहिए, फौरी तौर पर निकासी नहीं हो सकती तो ट्रैफिक को संभालने वालों के पास कोई प्लान बी क्यों नहीं होता। साथ ही साथ इस बारिश का बहुत इंतजार किया जा रहा था, दुआएं की जा रही थी। वायरल इन्फेक्शन इतने हो रहे थे, हर दूसरा घर में हमें पता चल रहा था फलां बच्चा बीमार है, फलां बड़ा बीमार है। और डॉक्टर से जब पूछा जाता था कहती थी वायरल इन्फेक्शन है, जब तक बारिश नहीं होगी इस तरह से रहेगा। तो अल्लाह ताला के हर काम में मसलियत होती है। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला जिस तरह से भी छोटे छोटे में हम बेशक अल्लाह ताला की तरफ ही हमारा रिजू होता है और उसी से ही हम दुआ करते हैं कि ये तमाम इश्यूज़, तमाम मसाइल हल रहें। खुशगवार सुबह में इसलिए कहा, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, ना तो शदीद ठंड है, ठिठुरने वाली ठंड नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसे लग रहा था कि बस बड़ा अच्छा खुशगवार मौसम है। तो अच्छा मौसम है, इंजॉय कीजिए। जो बच्चे स्कूल हैं वो कैसे इंजॉय कर सकते हैं, बट आमिर भाई ने ज़रूर रास्ते में आते हुए इंजॉय किया होगा। हसन और आमिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिर इंजॉय किया था आते हुए? हाँ बिल्कुल किया। मैंने इस तरह इंजॉय किया कि मैंने देखा कि जो गाड़ियों में बैठे हैं वो भी पानी से इस तरह से डरते। असल में हमारे यहाँ पे ना बाइक से बंदा गाड़ी पे आता है, लेकिन गाड़ी पे बैठ के भी वो बाइक पे ही होता है। वो समझ यही रहा होता है कि बाइक चला रहे हैं, तो वो पानी से इस तरह से बच रहे थे और उसी वजह से ट्रैफिक शदीद दबाव का शिकार थी। दूसरा मैं हंस रहा था हमारी वज़ीर माहौलियात, ये माहौल वो मजाक वाला माहौल समझा। उन्होंने कहा था कि जी जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं इनको रोड्स के निचली साइड पे करें ताकि पानी जो है बारिश का इसके अंदर चला जाए। अभी आप निकास का जिक्र कर रहे थे, नहीं हुआ ना, नहीं वो कहीं, क्योंकि यहाँ पे आप इस पाकिस्तान को एक घर समझे और इस घर को आपने एक ठेकेदार को दे दिया है कि तू इसकी मरम्मत तमीर कर। अब वो ठेकेदार निकलता नहीं है इसके अंदर से। वो कभी कहता है जी ये ग्रीन बेल्ट जो है ऊपर करें, इस पे करोड़ों रुपए लगेगा। अब वो कहते हैं जी ग्रीन बेल्ट नीचे करने में भी करोड़ों रुपए लगेगा। आपको अपने काम में लगा के रखता है, वो अपने काम में लगा के रखता है। आपका पानी कहाँ जाए? रोड के दोनों तरफ आपने एक तरफ ऊंचा फुटपाथ बना दिया, एक तरफ आपने ऊंची ग्रीन बेल्ट बना दी, पानी कहाँ जाए? पानी की मजबूरी है, उसने अपनी सतह पे बरकरार रहना है। लिहाजा उस पानी के निकास के लिए आपने कोई इंतजाम, जो कि ग्रीन बेल्ट में जाना चाहिए, मैं खुद इसके हक में हूँ कि जमीन के अंदर जाए पानी। पूरी दुनिया में ऐसे करते हैं। और कनाडा जैसे मुल्क में मुझे दोस्त आए वहाँ से, तो बता रहे थे कि वहाँ जब घर बनाया जाता है तो घर की छत का जो बारिश का पानी है उसके लिए अलग से पाइपलाइन है, वो पानी जाया नहीं होने देते और वो पानी भी इस्तेमाल होता है। कनाडा आपको पता ना, नियाग्रा ऑफशोर दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर वहीं पे है। पानी का वहाँ कोई मसला नहीं है और ठंडा मुल्क है, बर्फबारी होती है, दरिया चलते हैं उनके सारा साल, लेकिन इसके बावजूद बारिश के पानी को वो किस तरह से नेमत समझते हैं। हम इसको किस तरह से ज़ाया कर रहे हैं। पहले हमने रोड पे ऊंची ग्रीन बेल्ट बना के उसको जमा कर लिया, अब हम डीजल चला के धुएं वाला और वो पंप लगा के इसको खींचेंगे, खींच के फिर ले जा के फिर एक डीजल ज़ाया करेंगे। 4 बंदे हमने इस पर मुलाजिम रखे हुए हैं। तो ये जब तक आप मामला ठीक नहीं करेंगे, मेरा नहीं हाल मामला ठीक नहीं। हसन अली, ये बात आमिर भाई ने जो की वो बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाए, ये सिर्फ ये ना करते रहें कि जी अब ये तजर्बे ना करें। तजर्बे बहुत हो चुके हैं। ऐसा काम करें कि जिससे कम से कम निकासी आपका मसला जो है वो शहर में बेहतर हो सके। और अभी तो देखें, अभी तो ये हम इसको अभी सर्दी की बारिश ही कहेंगे ना, बिल्कुल। अभी आगे जब बरसात आनी है, कपड़े रखे भी नहीं, और अभी जब बरसात आएगी फिर क्या होगा? फिर वही हाल होगा जो शहर में होता है। हम कभी कहीं खड़े होके पानी में से जो है वो लाइव कर रहे होंगे, जो बुरे हालात होते हैं शहर के। तो बेहतर यही है, हुकूमत को ये चाहिए। और खास ट्रैफिक का प्लान भी क्यों नहीं है आमिर भाई हमारे पास कुछ, जब कभी एकदम से ऐसे ट्रैफिक स्ट्रक, मैं यकीन माने सीरियसली मुझे नहीं लग रहा था आज मैं दफ्तर पहुंच पाऊंगी। मैंने किस किस को फोन नहीं किया
हम वाहद लोग हैं, कौम हैं, जो दो गाड़ियां भी जा रही होंगी तो ट्रैफिक फंसा लेती है। खाली रोड पे भी दो खाली रोड आप इनको आप क्या करते हैं? आप ट्रैफिक का प्लान बी क्या हो सकता है? क्या फ़ज़ा में तो गाड़ी उड़ेगी नहीं, जाना तो उसने या वादत रोड की तरफ से, या मैं अपने रास्ते की बात कर रहा हूँ, मैं किसी के दूसरे के रास्ते की बात नहीं करता हूँ। मैंने अगर करीम ब्लॉक से आना है तो यहाँ वादत रोड का रास्ता लूँगा, या मैं ये जौहर टाउन वाला रोड जो है ये लेकर इस तरफ से आऊँगा नहर की तरफ से। इसका मुझे बताएं प्लान बी क्या हो सकता है? आज चार वार्डन जो है वो खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, कोई उनके सुनने वाला नहीं था, खुसूसन बाइकर्स नहीं सुनने वाले, नहीं सुनते, बाइकर्स रोक ही नहीं रहे थे, और ये रिक्शे वाले भी नहीं सुनते, सीटियां मत बजा रहे थे बेचारे। मुझे नहीं समझ आती, एक तो पहले ये सिग्नल्स बंद क्यों हो जाते हैं, इनका अल्टरनेट क्यों नहीं है सही बात है। और यहाँ पे क्रीम ब्लॉक में ये दूसरा, अगर वार्डन खुद ऑपरेट कर रहे थे ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। क्योंकि वो बेचारे देख रहे होते हैं कि इधर से ज्यादा आ रही हैं गाड़ियां, इसको ज्यादा टाइम देते हैं, जिसको ज्यादा टाइम देते हैं ज्यादा गाड़ियां गुजार देते हैं, उसके बाद जो दूसरे की बारी आती है वो फिर वो धराधर वो एक जगह पे जाके जिना हॉस्पिटल में जाके आगे जमा हो गई सारी ऐसे ही है, वो बॉटल नेक है, और वहाँ पे जो है ना वो बड़ी बॉटल नेक है, वहाँ पे ट्रैफिक जमा हो जाती है। ये है मसला इनका मसला इन बेचारों को ये समझ नहीं आ रहा कि आप जब तक जहाँ पे सिग्नल्स हैं वहाँ पे सिग्नल जरूर चलाएं, और जो नहीं खिलाफ वर्जी करे उसका चलान कर दो। वो नई हिकमत अमली पे आए में ना, पीक आवर्स में भी सिग्नल बंद कर देते, वार्डन ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो मैं अक्सर क्योंकि गुजरना होता है न्याजी चौक वाली साइड से, बुरे हालात हैं, यतीम खाना वाली साइड से वहाँ तो खैर हाल ही कोई नहीं तो है वही ना, आपकी फिर प्लानिंग समझ नहीं आ रही। खैर इस पे किसी और टाइम प्रॉपर ट्रैफिक के इशू पे बात करेंगे, बहुत बड़ा इशू है, इसको तो छेड़ लें तो पता नहीं कितने प्रोग्राम्स पे चले जाएं। मैं बड़ी अफसरदा हूँ, एक सुबह आते हुए परेशानी हुई, एक कल मैच देख के परेशानी हुई, यकीन माने मुझे नहीं समझ आ रही। मेरे फेवरेट प्लेयर बाबर आजम मुझे लग रहा है कहना चाहिए थे, कब चलेंगे आमिर भाई? नहीं, अब तो आपको आदी हो जाना चाहिए। एक माह में 3 दफा हार गए न्यूजीलैंड से, मैं तो आदी हूँ। आगे जीतेंगे आमिर भाई? और नहीं, अगर न्यूजीलैंड से हुआ तो फिर तो नहीं। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो तमाम सहूलियात दी गई जो दुनिया की किसी भी मॉडर्न तकनीक्स और मॉडर्न कोचिंग पे दी जा सकती हैं। मैं बहुत दिल बर्दाश्त, लेकिन वो जिगरा कहाँ से लाएं, वो दिल सियासत कहाँ से से भी लाएं? पाक किया गया। सियासत से तो पाक नहीं होती, खैर छोड़ दें ये आमिर भाई, फिर भी बहुत लंबा मौजूद है भाई। क्या कोई इनके ऊपर प्रेशर है? यही प्रेशर है इनके ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रही है। आप मुझे बताओ, जो प्रेशर आवर्स हैं, जो मैच के आखिरी आवर्स होते हैं बैट्समैन और बॉलर के लिए प्रेशर आवर्स होते हैं, आपके सारे बॉलर जो आपके टॉप के बॉलर्स हैं आखिरी घंटे में ज्यादा मार खा रहे हैं। किसी ने इस पर तवज्जो दी है? नहीं दी। जो आपके बैट्समैन हैं जब उन पर प्रेशर आता है वो क्लैप्स कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी कोचिंग के अंदर वो प्रेशर गेम वाला जो मामला है वो उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा। मैं आपको आना बताता हूँ, जिस ज़माने में मैं हॉकी में हुआ करता था, हॉकी फेडरेशन में, तो मैंने उस वक्त भी कोचिंग से कहा था इनको प्रेशर गेम खिलाएं। वो ट्रेनिंग का हिस्सा अच्छा, होती वो है प्रेशर गेम क्या होती थी? मैंने कहा आप इनको ट्रेनिंग कराते हैं रोजाना, 4 घंटे ट्रेनिंग करा दी, आए ड्रिबल की, मारा, शॉट मारी, ये वो सब ठीक है। मैं कहा इनका मैच करा दे और उसके ऊपर एक टीम के खिलाफ अगर हारे तो उसको 10,000 रुपये जुर्माना रखें। ये लड़के मरने मारने पे आ जाएंगे। सही कहा आपने, जाहिरी बात है, ये बात बिल्कुल। अब आप नेट पे आप चाहे बॉलिंग कराते रहें, लेकिन अगर आपको पता है कि भाई अगर आपने इस ओवर में 20 रन खाए तो आपको 10,000 रुपये फाइन है। मुझे बताएं, मुझे शहीन शाह अफरीदी जान लड़ा देगा 6 बॉलों में 20 रन। सही बात है, नहीं होना। अब मुझे अगले मैच का बताएं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। आमिर भाई ने कहा तो है। और ऑनेस्टली मैंने तो इरादा पता क्या किया, मैंने मैच देखना। इंडिया के खिलाफ खैर प्लेयर्स खेलते नहीं है, जज्बा खेलता है। और अच्छा, अब आप पहले से ही वो ना बातें करें। नहीं, खेलना पड़ेगा। इंडिया के खिलाफ जज्बा ही खेलता है। जज्बे के साथ प्लेयर्स भी खेल लें, ये मेहरबानी करें। इंडिया ने खाली जज्बाती खेलना खिलाना। देखें, दुआ के साथ दवा खाली जज्बाती ऐसे ना करें ना, प्लेयर्स फिर ना चलें इंडिया के खिलाफ जज्बात खेल रहे हैं। अजीब बात करें, हम जज्बात से खेलेंगे और अल्लाह करे कोशिश करेंगे जीत जाएंगे। नहीं तो जज्बात से कल भी तो खेला जा सकता था। बहुत कुछ आगे करना। वैसे हमारा रिकॉर्ड बड़ा खराब है दुबई में हम इंडिया से 2 दफा लड़े हैं, 2 दफा खेले हैं, 2 दफा। चेंज कर रही हूँ प्लीज, ये बहुत वो कहते हैं ना मैश बातें वो शुरू हो गई है, मैं तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। और जब इंडिया के साथ मैच हो तो ये तो बिल्कुल भी जो परफॉर्म नहीं कर रहे वो नेक्स्ट नहीं है, जो बोल रहे हैं यहाँ बैठ के मैच के बाद हमारा रिकॉर्ड दुबई वाला अच्छा नहीं ना आमिर भाई, यकीन माने दिल पे कुछ होता है। अच्छा, दुबई वाला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, दोनों मैच हम जीते हुए हैं, ये क्या दूं। हालांकि मैं कल से बहुत दिल बर्दाश्त हूँ और मुझे टीम में से कोई अच्छा भी नहीं लग रहा। यकीन माने सोशल मीडिया पे लोगों के मीम्स देख रही हूँ, गुस्सा आ रहा है, हंसी वाली बात पे हंसी भी नहीं आ रही है।
बस अब जो अच्छा, अब आयशा की जा रही फखर जमान अच्छा खेल रहा है, मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगा। अफसरदगी तो है। कल मैं जब मैच के इख्तितामी लम्हात थे तो कोई इंडिया की वो वेबसाइट थी, वो मैंने खोल ली, वो उस पर कमेंट्री जारी थी और उसमें साथ साथ लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो एक बंदे ने उसमें पाकिस्तान के मुतालिक, प्लेयर्स के मुतालिक जो है ना गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। तो वो जो कमेंटेटर था वो कह रहा था कि आप एक अच्छे नागरिक लगते हैं, आपको इस तरह के जो शब्द हैं वो नहीं बोलने चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये उसको ये भी बताओ कि इस तरह के शब्द हम पूरे पाकिस्तानी इनके लिए बोल रहे हैं। तुम अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो? आपने कहा ना कौम बड़ी जज्बाती है, जिस मोहब्बत से लोग मैच देखने बैठते हैं ना, फिर जब टीम की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती, आई डोंट नो किस चीज़ का प्रेशर है, लेकिन इस प्रेशर को जैसे मैनेज करना है, जैसे इसको मेंटेन करना है, आगे बहुत बड़ा मैच है और इस मैच में पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, ना सिर्फ आपके पाकिस्तान की, इंडिया की, ये पूरी दुनिया का मैच होता है। तो प्लीज़ टीम से मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी ये देखें अच्छा खेल लें, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम आ रहे हैं अगली खबर की तरफ। 27 माहौल दोस्त बसें शहर में रवां दवा, वज़ीर आला ने इफ्तिताह कर दिया। लेकिन थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, अभी आमिर भाई तो सीएम साहिबा को देख के तारीफ़ों पे तारीफ़ करते चले जा रहे थे, इलेक्ट्रिक बस की तारीफ़ नहीं की। कल मैंने तो डिसाइड ये किया था एक दफ़ा सफ़र ज़रूर करना है इलेक्ट्रिक बस पर। बसें बहुत अच्छी हैं, आप तारीफ़ों में मसरूफ़ थे सीएम साहिबा की। जी आपने बस देखी होगी, मैंने सीएम देखी है। जो इतनी वीडियोस आपने मुझे दिखाई हैं उसमें सिर्फ सीएम थी, बस तो थी नहीं, पहली बात थी। अच्छा मुझे नहीं नजर आई। अच्छा आपको नजर आनी भी जहाँ सीएम आ जाए वहाँ आमिर भाई को क्या और कोई चीज नजर आनी है? और ये अखबार है, वहाँ नजर ही कुछ नहीं फोटो है, बस की तो नहीं है। अब मुझे जब नजर ही सीएम आ रही है और उसने ड्रेस भी जो है पीले रंग का पहना है, जो कि वो पीके फिल्म वाले ने मुझे बताया कि पीले रंग का हेलमेट जो दूर से नजर आता है। पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी, मुझे नहीं पता क्या, मैं मुझ पे कोई फतवा ना लगवा देना। आपकी पर्सनालिटी की बहुत फैन हूं, बहुत खूबसूरत लग रही है, बट आपका मसला कुछ और है। अब आजे बस आमिर भाई का मसला कुछ और है, इधर रहे तो बस और कुछ नहीं डिस्कस हो। नहीं ये तो बड़ा अच्छा है इक़दाम है। हमने मेरे ख्याल 2 दिन पहले भी इस पर बात की थी और कहा था कि ये मसला बसों से शुरू हुआ है, अल्लाह करे ये गाड़ियों और मोटरसाइकिलों तक भी आ जाए और हमारे पास इतनी वाफर बिजली मौजूद हो। वो पता जो मेरी जेब पे बात होगी ना, या हसन की जेब पे बात होगी, मैं अपनी गाड़ी बेच के इतनी जल्दी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं ले सकती। नहीं आप जल्दी नहीं लेंगे, मुझे भी मैंने आमिर भाई से इस पे मेरी बहस होती है, ना ही हम जल्द कन्वर्ट होंगे, लेकिन आगाज जब हो जाता है, हो चुका है, आगाज हो चुका, इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब नजर आना शुरू हो गई हैं। भाई मैंने तो ये भी बताया कि अब तो मुझे वो एडवर्टाइजमेंट भी नजर आना शुरू हो गया। भाई वो सब ठीक है, चाइनीज कंपनीज के साथ ये जो हैं हमारे वजीर, क्या नाम है उनका, चौधरी शुजात वाले जो शाफे हुसैन, उन्होंने एक मुआहदा भी कर लिया है कि प्लांट पंजाब में लगेगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। मुझे बताएं जब ये प्लांट लगेगा, ये गाड़ियां बनेगी तो चाइनीज सबसे ज़बरदस्त कारोबारी लोग हैं। यहूदियों के बाद अगर कोई कारोबारी लोग मैंने देखे तो चाइनीज़ हैं। चाइनीज़ कुछ सोच कर प्लांट यहाँ पे लगा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा। आप सही कह रही हैं, हम लोग तो अपनी गाड़ी लेने के काबिल नहीं, हम कैसे सोच सकते हैं, लेकिन जो लोग लेने के काबिल हैं आज भी आपको उनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां नजर आती हैं। आपके प्रोग्राम में कई गेस्ट आते हैं जो उनके पास वो फुली इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं। तो इसका मतलब है लोग अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जब यहाँ बननी शुरू होंगी तो उसकी कीमत भी उसी तरह से मुनासिब होती चली जाएगी। आगाज हुआ है, चले अल्लाह करे ये बाइक प्लांट भी लग जाए, ये मोटरसाइकिल नहीं, इसमें जो देखें, इसमें जो आमिर भाई एक सबसे अहम चीज़ है ना, वो ये है कि अब आपको सड़कों पे स्कूटी जो है ना खास तौर पे बहुत नजर आ रही हैं। हाँ जी, ऐसे ही बहुत ज्यादा। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें अब जो वो सबसे सस्ता वेरिएंट है ना स्कूटी का, वो ₹1,00,000 का। तो अब इस चीज़ को देखते हुए ना थोड़ा सा आमिर भाई ने जैसे कहा है कि ये देखें ये बसें आ गई, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब इनकी आगे मेंटेनेंस है, वो प्रॉपर होती रहे तो ये बसें चलती रहेंगी और ये प्रोजेक्ट कामयाब रहेगा, लेकिन इसको बढ़ाना भी है। अच्छा, अभी मुझे पता चल रहा है कि माजूर अफराद के लिए फ्री रखा गया है, मौमर अफराद के लिए, तो इसको तो मैं बहुत नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल हमें नहीं पता चल रहा था कि अभी टिकट का तायुन नहीं किया गया था कि पता नहीं 50 रुपये होती है, क्या 20 रुपये होती है, लेकिन अब उसको भी आसान कर दिया गया। अच्छा, अंदर से एक ड्राइवर बटन दबाएगा तो वो बस एक तरफ से जरा झुक जाएगी नीचे, मजबूर अफराद के लिए, वो व्हील चेयर के लिए उसमें से वो निकल आएगा, इसका रैंप जो है वो निकल आएगा ना, रैंप निकल आएगा और जरा से नीचे होगी बस, और वो इजीली जो है वो इजीली कर लेगा। और दूसरा इसकी सारी चार्जिंग सोलर पे लेगा,
ये बहुत अच्छा किया जो मैंने कहा ये था कि यहाँ पे ही पास हमारे अल्लाह ये करे ऑफिस के बिजली हो। पीछे ही चलें इनका जी, वो बना बहुत है अच्छा डेपो। इक़दाम है। मेरी ना अभी नजर पड़ गई अज़मा बुखारी साहिबा की स्टेटमेंट है कि सीएम साहिबा आज यूथ की पसंदीदा लीडर बन गई हैं। लो, यूथ की पसंदीदा लीडर बन गई। आमिर भाई यूथ क्या बात यूथ है। अच्छा मतलब नहीं, इस पर seriously? मुझे खुद भी हंसी आ गई। लेकिन यूथ की पसंदीदा लीडर क्यों ना हो कि जब स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने रियायती टिकट कर दिया, जब लैपटॉप आप की फ्री खुश कर ना हो दिया। जाना। आमिर भाई ये तो सभी बहुत करते सारे आए हैं, हैं, नहीं है। ये कोई इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने नहीं अनोखा किया, काम एक नहीं मिनट, किया। शहबाज शरीफ साहब ने इससे और कहीं भाई आगे किसी कुछ किया। काम को नहीं, इससे आगे कुछ नहीं किया था। क्यों नहीं इससे किया? आगे आपके कुछ निगरान वजीर आला ने नहीं किया आपने था निगरान वज़ीर आला ने किया? क्या? बिल्कुल किया। जो स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए Students जो को सफरी उन्होंने सहूलियात थी वो बिल्कुल फ्री ऐसे ही की है। थी। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर फ्री सहूलत दी है उन्होंने, मेट्रो फ्री सॉरी सहूलत मेट्रो दी पर थी। सहूलत फ्री दी थी उन्होंने। तो अच्छी मैंने बात है, इसमें क्या अप्रिशिएट कहा करना चाहिए। पर आप मैंने कह आपसे रही हैं क्या ना, कहा है? मैंने तो पूछा है भाई। नहीं ये पसंदीदा होने वाली मैंने बात मैंने थी ना। पूछ तो इसमें पसंदीदा होने वाली बात में आपको नहीं इतना आपने जो एतराज कहा क्यों? कि उन्होंने चलिए मैं अज़मा बुखारी साहिबा को बता दूं, सिर्फ यूथ की नहीं मेरी भी पसंदीदा हैं और आमिर भाई की तो बहुत ही पसंदीदा हैं। ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा जी, ब्रेकिंग का कहा जा रहा है। अच्छा जी, ब्रेकिंग ये है कि शहर में होने वाली बारिश के बाद लेस्को के कई फीडर ट्रिप हैं और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त लाइट नहीं है जी, और ये तो होता ही होता है। एक ट्रैफिक हम भुगत के आए हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। लाहौर के तरक्याती पैकेज के लिए मजीद 25 अरब जारी किए गए हैं। रावी टाउन, गुलबर्ग टाउन, समनाबाद टाउन, दातागंज बख्श टाउन, अजीज भट्टी टाउन के तरक्याती काम मुकम्मल करवाए जाएंगे। ये कैसर खोखर साहब की खबर है। महकमा खजाना ने लाहौर के तरक्याती पैकेज के लिए 25 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। ये लाहौर डेवलपमेंट पैकेज की मेरे ख्याल से बात हो रही है, जिसके तहत पहले भी काम चल रहे हैं। हसन अली, देखें ये 25 अरब रुपए जो है वो थोड़े थोड़ी नहीं रकम है भाई, ये बहुत बहुत एक बड़ी रकम है। लेकिन ये अब देखना ये है, नहीं। मेरा सवाल ये है कि ये लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत क्या ये चीजें नहीं जो भी हम मसाइल मैं वही फेस बात करके करने आ लगा रहे हैं, पानी मैं हर वही जगह बात खड़ा करने है। लगा हूँ। देखें अब ये खर्च कहाँ होंगे। हाँ। आज तक 1 साल से ज्यादा हो गया। वो जो ख्याबान फिरदौसी है उसकी एक जो वो जहाँ से वो बैठी थी वो एक लेन बंद कर दी गई, उसको दोबारा ठीक नहीं किया गया। ठीक क्या है, वो लाहौर डेवलपमेंट के अंदर नहीं वो इस आता? लाहौर का हिस्सा नहीं है वो सड़क। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अभी तक जो मैंने काम देखा ना, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज उसकी तस्दीक कर दें, क्योंकि सिर्फ मैंने पैच वर्क ही होता देखा है। देखा ना, पैच वर्क पैच ही है। वर्क मैंने भी देखा है। बस पैच वर्क मैंने भी देखा या एक और सड़क है जिसको इन्होंने बहुत जबरदस्त सजा दिया, वो सड़क है जाती उमरा वाली। वो तो पहले दिन से ही उस पे काम हो रहा है। इस पैच वर्क से आगे क्या अच्छा होगा ये इस तो लाहौर 25 डेवलपमेंट पैकेज में? अरब रुपया, मुझे तो लगता ये है कि मुझे हमेशा से इतराज़ रहा है कि अगर हम ये बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए खर्च करें ना तब ज्यादा बेहतर है। तब ज्यादा बेहतर है। अवामी नुमाइंदे अच्छा, मैं अवाम को पता है 100% अग्री हूँ आपकी बात क्योंकि से, हम उनको जो पता है ना इलाकों के उसको मसाइल। जाकर गिरबान पकड़ सकते हैं कि भाई बाहर निकल, ये देख स्ट्रीट लाइट खराब है। डीसी भी आपके शहर का करता उन्होंने धरता डीसी है। को पकड़ नहीं ना सकते, पुलिस वाले कोई मारते बहुत हैं। कौन बीबी, जा आपको नहीं ना सकता? पता, आप डीसी जब खड़ा होता है ना, आप कभी उसको वो हेलीकैम के जरिए या वो जिसको ड्रोन बोलते हैं आजकल, उसके जरिए आप उसको फोकस करें ना, तो आपको एक पुलिस के जवानों का हसार नजर आएगा उसकी हिफाजत के लिए, उस अफसरशाही की हिफाजत के लिए पुलिस का एक हसार नजर आता है। आमिर भाई, उससे यहाँ पहले AC डाले के आगे साथ ये रुकते सारा हैं। कुछ होता है, आप तो लेकिन जो DC की बात वीडियो कर आती रहे है हैं। उसमें आपको वो डीसी साहब एक एसी के साथ चलते हुए खरामा हरामा नजर आते हैं। बस। वो आपको पुरसकून माहौल में नजर आता है। ये वैसे ही है जैसे अमेरिकन सदर लोगों में घुल मिल जाता है, लेकिन अगर आप उसको हेलीकैम के जरिए बनाए तो आपको पता चलेगा कि उसमें ज़्यादातर लोग इंटेलिजेंस के होते हैं। ये एक आम सा फिनोमेना, उससे अपनी दहशत अपना रौब डालने के लिए कोई उसके करीब ना जा सके, ये इसके लिए है। डीसी हमारा नुमाइंदा ही नहीं है। अवामी को मैंने तो नहीं लगाया ना। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ना, ये जो भी डीसी है इसको मैंने तो लगाया नहीं, लिहाजा उसको किस बात का भार है कि जी मेरे आमर रजा का यहाँ एक शहरी का मसला है। सही कह रहे हैं आप। ये 25 अरब रुपया आप अफसरशाही के खाते में डाल रहे हैं। लेकिन ये खुली कचहरी ये लगाते डालना हैं ना, कहाँ भाई जाना? लोगों के मसले सुनते तो हैं। खुली कचहरी में भी उनके ही लोग आते हैं और बाहर से किसने आना? कोई आ भी जाता है, चलें मान लिया कि कोई बाहर से भी आ गया है, तो क्या करते हैं? आज तक कौन से मसले हल हुए हैं? पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्या यहाँ से सुनते होंगे, यहाँ से निकाल देते होंगे, सुन लिया, दैट्स इट, खत्म हुई बात। हमें तो यही बताते हैं, डीसी यही हुई साहब ना, बताते हैं कि हम तो खुली फिर कचहरी यही अपने ये में जब 2 दिन आप ये लगाते हैं। पैसा जो है अगर आप अवामी नुमाइंदों के जरिए खर्च नहीं ना कर रहे तो ये घपला है। देखें, सबसे मैं पहले ये समझता हूँ आमिर भाई, ये अगर आप दे रहे हैं अपने डीजीज ये को, CM साहिबा का है लाहौर डेवलपमेंट ऐसे पैकेज। जिसका भी हो, मैं तो बात करता हूँ असूल की। मैं किसी के एक फर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ कि मेरे इलाके का चेयरमैन, काउंसलर, उसको मैं पकड़ सकता हूँ कि भाई ये तुझे पैसे जारी हुए थे, कहाँ लगाए, तू बता मुझे।
ये जो ठेकेदार ढूंढ के लाया था, उस ठेकेदार ने ये गलत काम किया है। डीसी को मैं कैसे पकड़ूंगा? मुझे ये इसमें जो सबसे अहम चीज है आमिर भाई, वो ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ना, वो बहाल होना चाहिए। जब तक वो बहाल नहीं होगा ना, फाइलों में बंद है, पता नहीं उसको क्या मतलब और मेरा भी ख्याल है, देखें मेरा चाहते ही नहीं है अवाम के काम करने, ये होती रही, ये नहीं अफसरशाही चाहते हैं। ये सिर्फ ये अफसरशाही हो, उसको हम ऑर्डर करें, वो हमारे ऑर्डर पे करे। मैं आपको बताऊं, इसका क्रेडिट जो है कोई अफसर तो ले लेगा, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा लगता है कि जो बार बार हम फोकस करते हैं कि आपका लोकल गवर्नमेंट निजाम होना चाहिए, उस पर भी आपकी हुकूमत को ही क्रेडिट जाता है। उनके ही लोग आगे आते हैं, उनको ही लोग शाबाश देते हैं, तो क्यों ये उससे भाग रहे हैं? वजह क्या है? पता नहीं क्या वजह है, मुझे तो ये समझ नहीं हालांकि उन्हीं के लोग आएंगे। अच्छा, और एक और चीज बताऊं, आप सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उन्होंने बहाल किया, तो आप भी करें ना, आप क्यों नहीं कर रहे? बात ये है कि जब तक लोकल 25,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है। आप जिन इलाकों का आपने जिक्र किया है, रावी टाउन, गुलबर्ग टाउन, आमिर भाई, ये कुछ भी नहीं अजीज भट्टी टाउन, तो ये सारे यहाँ पे पसमानदा इलाके हैं। हमारा मुल्तान रोड भी इसी में आता है, इसी में ही आता है। ओहो आमिर भाई, आप यहाँ से ये शंघाई ब्रिज के नीचे चले जाए, समनाबाद चले जाए, सब इलाके और सब इलाकों के मसाइल ऐसे ही हैं। और जब तक आप अपने नुमाइंदों को नहीं देंगे, अपने नुमाइंदों को लेकर नहीं आएंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना तो स्ट्रेंथ मिल सकती है इस तरह से, ना उसको अवामी पे ज़राई मिल सकती है। ये जो काम हो रहे हैं, ऊपर ऊपर से ठेके दिए जा रहे हैं। आपका कोई डीजी एलडीए है, कोई डीजी फलां है, कोई बला है, बला बला है, वहाँ से इनिशिएट हो रहे हैं काम। उसमें कितनी वो है, वो मुझे समझ नहीं आती है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है और कितना उसमें कपड़ा है। कंफर्म है, सीएम साहिबा लाहौर में काम करना चाह रही हैं। अब उनकी टीम किस तरह से घुमा रही है चीजों नहीं नहीं अना, देखें मेरी बात सुने, ब्यूरोक्रेसी से के चुंगल से निकलना पड़ेगा। अच्छी खासी रकम रखी है, तो इसका मतलब सीएम साहिबा कंसर्न है अपने शहर पे, कंसर्न होएगा उनका। मुझे इस बात पे नहीं है, मुझे तो इस बात पे है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी पे कंसर्न क्यों नहीं आते हैं उनको। वो क्यों नहीं चाहती हैं कि उनके नीचे जो काम करने वाले पॉलिटिकल लोग हैं वो भी कुछ ऑनरशिप मिले, वो काम ना। हमारे इलाके में जो बंदे मुस्लिम लीग नून के लिए, मैं नाम ले रहा हूँ, आपका कहना ये है वो ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा एतबार कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा। ये वही रवैया है जो आमराना रवैया होता है। याद रखें, जब एक आमर होता है, जो एक ऐसा बंदा होता है जो इलेक्टेड नहीं होता है, वो किस पे करता है? वो कहता है इलेक्टेड लोग नहीं होने चाहिए, ये तंग करेंगे, ये कहेंगे जी आप बंदे का मसला हल कराओ। लिहाजा किनको किया, वो इसी तरह के ब्यूरोक्रेट्स को उठाता है, जिनकी ये गवर्नर है उसके साथ बने एक स्कूल के अंदर ट्रेनिंग हुई होती है कि किस तरह से तुमने इस अवाम को कुचलना है और इस अवाम को खाना है। वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और वो ट्रेनिंग के करके आके यहाँ पे आके वो, मैंने आपको बताया, अपनी वीडियोस बनवाते हैं एसी के साथ चहलकदमी करते हुए की, और वो चलवाते हैं। बड़ी मज़े की वीडियो होती है, बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि यार बहुत स्मार्ट आदमी है यार, मज़ा आया देख के। सजेशन दे दें फिर क्या करना चाहिए? बल्दियाती इंतखाबात कराएं, लोकल गवर्नमेंट्स को बहाल करें, और बहाल होगा तो फिर चलेगा सिस्टम। मेरे मोहल्ले का बंदा मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूं। छोटे छोटे हैं, गली मोहल्लों की सतह के, मुख्तलिफ इलाकों के, ये जो टाउन्स का जिक्र किया है, मेरे मसला आपका तब हल होगा। मोहल्ले का एमएनए है सैफ खोखर, वो कहाँ आएगा? एमपीए है फैसल खोखर, उसका बेटा, ठीक है, दोनों है बाप बेटा, दोनों मेरी पहुंच में नहीं है, मेरे मोहल्ले में रहते ही नहीं है वो। जब वो मेरे मोहल्ले में नहीं रहते तो मैं इनको पकड़ के क्या, हालांकि वो काम कर रहे हो शायद, लेकिन मैं उनके तक मेरी अप्रोच ही नहीं होगी। हम माजी में अब होगा क्या, यहाँ पे जो काउंसलर होगा, जो चेयरमैन होगा, मैं उसको पकड़ूंगा, भाई ये मेरा काम है, ये रुका पड़ा है, ये करवा दे यार, ये बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है यार, ये रोड टूटी हुई है यार, ये मैं 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे माजी का निजाम याद है, कर्नल मुबश्शिर जावेद थे जब ना, तो हम उनसे बड़ा लूप में रहते थे, शहर के मुख्तलिफ यूसीज के हालात पता चलते रहते थे, छोटे छोटे इश्यूज पता चलते रहते थे, उन पे काम भी फौरी हो जाता था, लोगों का ट्रस्ट भी था। खैर, अगर ये कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से शहर के एक्चुअली मसाइल हल हो जाएंगे, फिर ये आपका तरक्याती पैकेज काम भी आएगा। इस पर एक प्रोग्राम रखें आप लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कि लोकल गवर्नमेंट क्यों जरूरी है। वो पलंदे कागज के पहले पढ़ने पड़ेंगे कि आखिर हो क्यों नहीं रहा, क्या उस पे उसका क्या हो नहीं क्या रहा। अभी इन्होंने एक जो है ना वो मुसवदा, ये अभी जो असेंबली का सेशन था वो उसमें पेश किया है। हसन बहुत दफा हो चुका है, ठीक है, वो बहुत दफा हो चुका है, बहुत दफा। मैं तो राव साहब की बातें सुन के परेशान होगी, पता नहीं उस मुसवदे में ऐसा क्या है जो किसी के लिए पढ़ना मुश्किल है, जो पास करना मुश्किल। अच्छा, आप भी राव से परेशान है। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए।
हमारे यहाँ जो रिवायती शादियां होती हैं उससे हटके नहीं बल्कि बहुत हटके एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल, यकीन माने दिल खुशी से वाकई निहाल हो रहा है और बहुत अच्छी मिसाल कायम की गई है। कुबरा खान को, गौहर साहब को जी शादी की पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये मंजर देख के ना वैसे ही दिल बड़ा खुश हो जाता है। आमिर भाई, हाँ, मैं ये छत जो है, इस छत पे हमारी यादें बहुत हैं। बहुत जब भी उम्र पे जाते हैं तो इस छत पे बैठ के हम जरूर एक नमाज लाजमी नमाज पढ़ते अदा हैं। करते हैं। तो इस छत पे ये है, वहाँ पे क्योंकि अक्सर बेशतर आप रोज़े में भी होते हैं तो फिर रोज़ा मगरिब की नमाज हम यहाँ पे ऐसा अदा ही है। करते हैं। तो वो मुझे तो वो मंजर कुबरा की और उसके मियाँ की जो शादी है, गौहर साहब, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत। और एक बड़ी मुबारक जगह पर आपका निकाह हुआ है। मैं कह रही बड़ी अल्लाह जबरदस्त ताला हमारी रिवायती आपको शादियों से खुशगवार हट अज़वाजी के। ज़िंदगी जो है वो बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आपके घर वाले बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बड़ा अच्छा फोटो शूट हुआ है और अभी पूरी उन्होंने मज़े फैमिली किया है। जिस तरह से खुश है ना, वो और बड़ी जबरदस्त वो जैसे बात एक है। बुजुर्ग बैठे हैं, वो जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, उनके हाथ का लम्स, और वो जो उनकी वालदा वो जो हाथ फेर रही हैं दोनों के सर के ऊपर, वो जो उनके वो घूंघट को उठा रहे हैं, तो वो सारी अच्छे कैप्चर्ड लम्हात हैं। देख के बड़ा आपको मजा सारी है। जिंदगी याद रहते हैं। ये वो लम्हात है कि आपके बच्चे भी जब जब देखेंगे ना तो वो खुश होंगे। हाँ, अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी तो मैं भी कोशिश करूंगा एक दफा। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब क्या 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 बातें करें हमने, खुदा का खौफ। अच्छा, अच्छी आयशा, ये बात है। चंक निकाल के मुझे देने हैं आपने, लाजमी तौर लाजमी पर। दे रहा है ये। मतलब हद हो आमिर गई। भाई जो है ना वो यार इसमें कौन नहीं, सी आप बात? कुबरा की शादी पे ही रहे, बट मैं इतनी मुबारक जगह से अगर आप किसी चीज़ का, मैं तो कहती हूँ हम सब लोगों को, जो लोग कर सकते हैं कम अज़ कम उनको ये करना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त एक मेरे ख्याल से इनिशिएटिव है कि आप रिवायती शादियों से यहाँ पे भी हटके- लोग करते हैं, बादशाह बहुत सारे मस्जिद में करते निकाह हैं। करते हैं, करते बिल्कुल। और जिनका वहाँ तक अप्रोच नहीं होती वो मोहल्ले में कर लेते हैं मस्जिद में निकाह मस्जिद में निकाह शादी करना में होते चाहिए। हैं। मैं आजकल अगर रिवायती शादियों को देखे ना, इतना पैसा लगाकर, नहीं तो पैसा इधर भी लगता ही है। पैसा तो मैं तो कह रही हूँ इधर लगा लेना। नहीं, पैसा तो इधर भी लगता ही है, इधर ये ज्यादा ही लगेगा। ये तो सिर्फ निकाह की रस्म है, और उसके लिए आप सऊदी अरब का अगर टिकट्स और वो बाकी चीज़ें निकालेंगे आपको उससे भी ज़्यादा नजर आएंगी चीज़ें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपका आमिर निकाह भाई जो एक है, अच्छी पाक जगह पे जो है वो आपका उन्होंने निकाह जो सबसे है, बड़ी चीज़ आपका ये है। निकाह जो है वो बड़ा ज़रूरी है। सबसे शादी का असल में रस्म तो निकाह ही है। बिल्कुल। बाकी चीज़ें तो बस खाना पिलाना है या खाना फर्जी पीना हैं वो चाहे तो, आमिर वलीमा भाई। भी है, वो भी एक मजहबी रस्म है। जी बिल्कुल। तो वो इसकी अदायगी में आपको जितनी सादगी हो, और इसी आज की खबर में ही है कि वज़ीर आला ने कहा है कि वन डिश पार्टी जो है उस पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अब मैंने बस कुछ शादियाँ कही हैं जहाँ पे वन डिश नहीं थी। अभी भी हो रही हैं, बहुत सी आजकल जगह भी पे हो रही है, हैं। वन बहुत डिश की से- पाबंदी तो बहुत सी कहीं पे जगह भी पे। नहीं की जा रही, बट स्टिल मेरे ख्याल से ये खुशगवार आगाज है, बहुत ही मुबारक का आगाज है। तो आपको इस सफर में हम बहुत सारी दुआएं भी नेक देना दुआ चाहेंगे। की आपने जिधर बैठ के किया तो मेरे ख्याल से बरकत तो वहां से बरकत शुरू हो वहीं से जाती शुरू है। हो जाती है। बिल्कुल, वो बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है ये थी। तो आपको बहुत बहुत शादी की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। हमने अगली खबर की तरफ चलना है, और अगली खबर हमारे पास है जी, मॉडल बाजार अब बनेंगे सहूलत बाजार। डिफरेंस क्या है मुझे ये समझाएंगे ज़रा हमारे रिपोर्टर्स। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी एक्ट 2025 का मुसविदा पंजाब असम्बली में मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया। सर पकड़ने को दिल कर रहा है जहाँ कहीं अथॉरिटी का नाम आता है। हसन अली, देखें बात ये है कि अब फिर आप अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। पहले मॉडल बाजार बने हुए हैं, इन्हीं को बेहतर कर लें। अथॉरिटी क्या करेगी? अथॉरिटी ने क्या करना है, वही जो ये करते आ रहे हैं, और क्या कर लेंगे। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बनी, क्या करेगी? प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बनी, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ जो है ना कोई नई पोस्ट क्रिएट कर देंगे इसकी बेस के ऊपर, और उसके बाद ये होगा कि को अपना बंदा ला के लगा दिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा, वो अपनी मर्जी से फिर फैसले अच्छा जी, मुसविदे के मुताबिक सहूलत बाजार अथॉरिटी पंजाब मॉडल बाजारों का कंट्रोल संभाल लेगी। फिर क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा हो जाएगा? पहले तो भाई? ये मॉडल बाजार जो थे ये आपके एसी और डीसी वगैरह देखते थे। मेरी बात को जरा, अब शायद आप लोगों को इख्तलाफ है तो करते रहे, मुझे इससे कोई नहीं है, लेकिन ये रेडी बाजार का क्या इसका कोई पहले इस पे बात कर लें या रेडी बाजार पे आ जाए। नहीं, मैं तो पूछ फिर मैंने रही हूँ। बात करनी है कि गाड़ी खड़ी करके कौन लोग सौदा लेते हैं और ट्रैफिक को ब्लॉक छोड़ दे, करते हैं। माफी दे दे। नहीं नहीं, नहीं, वो उसको उस गलती बात हो में गई। देखिए या बात अगर बात गलती करनी हो है गई, माफी वहां से मांग शुरू ली। कर लेते हैं ना। आमिर भाई फिर एक बड़ा है चीज, बात। एक मेरी बात वहां से सुनो। बात शुरू कर लेते हैं। आप गलती कहते हो हैं। गई। फिर माफी आपने दे। नहीं रेडी बाजार फिर वहां लगवाए ही ना। मैं ये कह रही हूँ ना, आपके सहूलत मैंने बाजार का क्या काम बात है? सहूलत बाजार की शुरू की, आप जो लोग सवाल रेडी बाजार मेरे पे ज़हन में चले आएंगे, गए। मैं तो पूछूंगी आमिर भाई, आपके अगर आप जेल एक से चीज ये को रेडियां बेहतर कब निकलेंगी कहेंगे- मुझे ये बताएं। नहीं, हम लोग माजरत के गरीब साथ- इसलिए हैं कि हमारे इख्तलाफ जेल से ये जरूर गुर्बत करें, वाले लड़े मामला नहीं। निकलते नहीं।
नहीं आप लड़े वो बात जेब में रखें बस। मेरा सवाल ये देखे, अगर मेरे जेहन में जो भाई सवाल आएगा ना, आप एक अच्छा कह रही है ना, मैं कह रही हूँ अच्छी बाजारों पे कौन जाएगा? आप मॉडल बाजार बना, क्या हुआ? ये रेडी बाजारों पे कौन जाएगा अगर आप मॉडल बाजार? कौन से रेडी बाजार? ये जो रेडियां लगी हैं आपके मुल्तान रोड पे लगी हुई हैं सारी, ये पीको रोड पे लगी हुई है सारी नहीं लगी तो उसमें लोग भी जाएंगे, वहां पे भी जाएंगे। अच्छा, जहाँ मॉडल बाजार में लोग जाते थे, रमजान बाजार में जाते थे, वहां पे भी चले जाएंगे। ये सहूलत बाजार, सब्जा बाजार में आपके घर के बिल्कुल नजदीक मॉडल बाजार है। जी सस्ते बाजार। कभी आप गए हैं वहाँ पे? नहीं मैं नहीं गई। आप जाकर देखिएगा। मैं गाड़ी पे गई हूँ, आपने फिर कहना है वैसे मजे नहीं, वहाँ तो पार्किंग का इंतजाम है। अच्छा, वहाँ पार्किंग का इंतजाम है और लंडे की बहुत आला चीजें मिलती है वहाँ पे। चलिए अच्छी बात है, आपने ये भी मॉडल बाजार में है, वहाँ पे मॉडल बाजार है, वहाँ पे एक सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ पे भी। अच्छा, अब इसका बताओ। अब इसका अगर अथॉरिटी बन जाएगी तो कोई तो जवाबदेह होगा ना, मुझे तो समझ नहीं आती। आमिर भाई पहले जवाबदेह नहीं है, कौन जवाबदेह है? क्यों नहीं है? आपने चेयरमैन नहीं लगाया हुआ, बनी कौन जवाबदेह है? किसका? महंगाई कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी बनी है। चिकन का रेट आज भी पूछ ले कहां पर है, कौन नहीं, जवाबदेह? चिकन का रेट ऊपर जाना है, नीचे जाना है। सरकारी रेट पर अगर नहीं मिल रहा ना चिकन तो फिर बात करें। अथॉरिटी जवाब दे क्यों नहीं ये है जवाब दे, वही आमिर भाई क्यों जवाब दे? आज तक जवाब देते हैं आमिर भाई, आज फल सब्जी तो कहीं चलती है, सरकारी कीमत पे बिक नहीं सकी। ये महंगाई था ना करें आमिर भाई। आज कौन आपके शहर में जिस जगह मर्जी चले जाए सब्जियों का एक रेट नहीं है। हर फल नहीं मिलते, कोई चीज नहीं मिलती, ये कभी हो नहीं सकता। अथॉरिटी फिर क्या करेगी? नहीं अथॉरिटी क्या एक रेट करा देगी? महंगाई कंट्रोल भाई 15 रेडियां लगी आ रहे अपना अपना रेट रखा हुआ है। क्यों रेट अपना रखा हुआ है? भाई वो कहते हैं ये अव्वल दो आपके ऊपर लिखा हुआ है। नहीं तो रेट फिक्स करना, अगर अच्छे वाला मेरी बात सुने, अच्छे वाले का रेट भी दे दें आप लिस्ट में, क्यों नहीं देते? जवाब उसमें किसने कंट्रोल करिए आपकी महंगाई? डीसी साहब से हुई नहीं, आपने अथॉरिटी बना दी, आपके एसी साहिबान नहीं कंट्रोल कर सके, आपने महंगाई कंट्रोल करने ना फिर कोई नई पोस्ट क्रिएट करके अपने किसी बंदे को जो है वो करेंगे। आप महंगाई अथॉरिटी पे आ गए तो मैं कंपैरिजन तो महंगाई अथॉरिटी आपकी महंगाई सिंगल डिजिट पे कैसे आई? चले मुझे ये बताएं आमिर भाई, इससे आप इस तरह की नहीं ऐसे ना करें। आप कहते हैं कि आपको मुर्गी मुफ्त में मिलेगी तो नहीं मिलेगी। डिमांड एंड सप्लाई अगर आपने पढ़ी होगी, आप सिंगल डिजिट अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको डिमांड एंड सप्लाई का पता होगा। जब डिमांड ज्यादा होती है आमिर भाई आप क्या कह रहे हैं? ये कॉमर्स करता है आमिर भाई। पिछले 2 महीने से चिकन का रेट जो है वो वहीं का वहीं है। हसन छोड़ दें, आप क्या ये कह रहा महंगी नहीं हुई? आप मजे की बात देखें, आपका बंदा साथ बैठा ये कह रहा है। 1 मिनट, अब मेरी बात सुन लेना। मान लिया अगली आप ये कह रहे हैं 2 माह से मुर्गी महंगी नहीं हुई। महंगी क्यों नहीं हुई? आम आदमी की पहुंच में नहीं। आप कह रहे हो महंगी नहीं हुई, 2 माह आम आदमी की पहुंच में नहीं रही। आम आदमी की पहुंच में महंगी हुई। ठीक है, फिर एक और चीज मैं बताता हूँ ना, एक और चीज है आमिर भाई, बात यार महंगी हुई 2 माह। देखें मेरी बात सुने, जो सरकारी कीमत है बहुत सी जगह पे मुर्गी वहां पे नहीं मिल रही उस रेट पे। कौन जिम्मेदार है उसको कंट्रोल करने का? बहुत सी जगह पे नहीं मिल रही। आप यहाँ टाउनशिप ही चले जाए, आपको पता चल जाएगा। आप चले। आमिर भाई क्या बातें नहीं, आप हर वक्त जो है वो फेवर करते हैं, ऐसे ना करें आमिर भाई। आपके लिए आमिर भाई इस तरह ना करें। आप इस शहर में मेरे साथ चले, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, चले। अच्छा मैं और हसन मुझे वाइंड अप करना है। आप ये कह वाइंड अप करना करें, मुर्गी का रेट आप पता करने मेरे साथ चलिए। आप क्लोजिंग पे चले जाए, पता नहीं अजीब बातें कर रहे हैं। उन्होंने फेवर करनी है। खुशामदीद आपको प्रोग्राम में कहेंगे नाज़रीन। खूबसूरत जिल्द की हम हमेशा बात करते हैं और मेरे ख्याल से मेरा, आपका, सभी लोगों का, मर्दों खवातीन का, बच्चे बच्चियों का आजकल तो फेवरेट सब्जेक्ट है खूबसूरत चेहरा होना चाहिए। आपकी स्किन अच्छी हो ना तो आपको हर चीज़, मेकअप भी किया हुआ अच्छा लगता है, कपड़े भी पहने हुए अच्छे लगते हैं। आज हमारा प्राइम फोकस हमारी स्किन है भी और होना भी चाहिए, मेरे ख्याल से सभी लोगों का होना चाहिए। तो हम लोग अगर ये कहते हैं ना जोड़ा महंगा खरीद रहे हैं, अच्छा जोड़ा होना चाहिए, तो आपको अपनी स्किन की केयर भी उतनी ही करनी चाहिए। जो लोग नहीं करते उनको लाजमी करनी चाहिए। आज हमने कुछ पीआरपी पे बात करनी है, कुछ हमने दाग धब्बों पे भी बात करेंगे, कुछ जो आईज के नीचे हम देखते हैं बबल नुमा स्किन हो जाती है, कुछ लोगों की आईज यहाँ से इतनी स्वेल कर जाती हैं, पफी आईज होती हैं, उनको क्या करना है। सबसे पहले खूबसूरत जेल पे बात करनी है। डॉक्टर रीच खालिद हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि आज हर कोई चाहता है खूबसूरत, मर्द, खवातीन, बच्चे, बड़े, हर कोई चाहता है हमारा चेहरा खूबसूरत। कुछ प्राइम हमें केयर बता दें जो हमने हर रोज करनी है। अच्छा, आपकी डेली रूटीन के अंदर डेफिनेटली आपने जिन चीज़ों को स्किप नहीं करना, एक तो ये कि आपकी क्लेंजिंग, ठीक है, और मॉइस्चराइजिंग और सन ब्लॉक,
ये 3 चीज़ें आपके मतलब आप खाना भूल जाएं, ये नहीं भूलनी, ठीक है। सन ब्लॉक खास तौर पे। और हमें अक्सर ये लगता है कि जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है कि जी हमें मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आगे जिस तरह मौसम आ रहा है तो हमें लगता है कि क्योंकि हमें पसीना आ जाएगा तो मॉइस्चराइज करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि क्योंकि ट्रांजिशन हो रही है मौसम की, तो आपकी सिर्फ प्रोडक्ट्स थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। यानी कि पहले अगर आपकी ऑयल बेस्ड चल रही है तो अब वाटर बेस्ड में हर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा ऑयली स्किन है तो क्लेंजर भी आपका उसके हिसाब से होगा जिसमें सैलिसाइलिक एसिड होगा, ठीक है। इसी तरह आपका जो है जो मॉइस्चराइज़र है वो भी वाटर बेस्ड होगा, और जो सन ब्लॉक है उसमें भी हम सीबम कंट्रोल पे चले जाएंगे, ठीक है। प्लस ये कि पानी का इनटेक आपने बहुत ज़्यादा रखना है। बहुत ज़्यादा का ये भी नहीं मतलब अगर आप 3 लीटर पी ले और सारा दिन मैं तो कभी ना स्किन, मुझे भी पता चलता है जी अच्छा स्किन बड़ी अच्छी रहती है, वो फिर सारा दिन मैं वॉशरूम के चक्कर ही लगाती रहती हूँ, ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर पानी आपने ज़्यादा। अच्छा, उसमें ये कि आप कोशिश ये करें कि इवनिंग के बाद थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ज़ाहिर अदरवाइज आपको नाइट टाइम में वो इशू होता है, लेकिन कोशिश करें जब आप सुबह उठते हैं। अच्छा, एक ना और चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, एक तो वो प्रोबायोटिक होता है आपकी गट हेल्थ के लिए। अच्छा, आपकी गट हेल्थ के साथ आपकी स्किन की हेल्थ बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, तो अगर आपकी ये कि जीआईटी का सिस्टम अच्छा है तो आपके डेफिनेटली फेस वाले मामला भी बहुत अच्छे रहते हैं। अक्सर लोग सुबह खाली पेट उठ के चाय सबसे पहले पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं। अच्छा, उसमें ये कि कोशिश करें कि जब आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक है 2 या 3 चम्मच भी आप सिर्फ जो घर का दही या आप इनके बस पैकेट या उस तरह वाला ना हो, लेकिन आप घर का ग्रीक योगर्ट जिसे कहते हैं वो 2 से 3 चम्मच जरूर ले लें, ठीक है। आपके लिए वो लाइफ चेंजिंग साबित होगा। आपकी स्किन आपको बताएगी, आपका गट आपको बताएगा कि ये आपको क्या डिफरेंस है। ये आपने कॉन्टिन्यूसली 3 महीने करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। चलें जी, ये तो बड़ा अच्छा आपने मशवरा दे दिया, और ये कोई महंगा भी नहीं, कोई पैसे भी नहीं लगते। अगर आप स्किन अच्छी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका स्टमक सही रहे, तो ये बहुत अच्छा डॉक्टर साहबा ने मशवरा दिया। डॉक्टर साहबा, आज के टॉपिक की तरफ आएंगे। कुछ लोगों की आईज के नीचे बबल्स टाइप होते हैं, हमें वो समटाइम दाने भी लग रहे होते हैं, व्हाइट हेड्स भी लग रहे होते हैं, उनको कहा क्या जाता है? मिलियाज, ठीक है। वो मिलियाज होते हैं, और वो बेसिकली आपके जो अपने कैरेटिन सेल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होके वो बीड्स की शक्ल बना लेते हैं, देयर हार्ड। हाँ। अच्छा, वो अगर पहली बात ये है कि वो आपके पोर्स ओपन होते हैं और उसके अंदर वो आपके अपने ही सेल्स जो स्किन के होते हैं वो शेड होके वो उसके अंदर वो वाइट बॉल सा बना देते हैं। आपने उसको घर में छेड़ने की कोशिश नहीं करनी, घर की कोई भी चीज़ उसको नहीं ठीक कर सकेगी, आपको उसके लिए डॉक्टर के पास ही जाना है। कोई होम रेमेडी नहीं? बिल्कुल कोई होम रेमेडी नहीं अच्छा। है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए आप उसकी प्रिवेंशन के लिए बिल्कुल है कि आप वहाँ पर बेसिकली टोनर्स वगैरह जिस तरह होते हैं आप टोनर्स का इस्तेमाल करें। नॉट इवन अंडर आई, बाज़ लोगों के इवन आपकी अपर आईलिड पे भी वो होते हैं। अच्छा। बाकी या कुछ लोगों के इवन फॉरहेड्स पे भी हम देखते हैं, तो आपके लेकिन प्राइमरली वो अंडर आई ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। और उसमें आप कोशिश यही कर सकते हैं कि आपके पोर्स टाइट रहें। अगर आपको अंदाज़ा है कि आपके पोर्स लूज हो रहे हैं तो उसमें टोनर्स का इस्तेमाल करें। रीज़न क्या होती है डॉक्टर साहब इसकी? रीजन में सकता है कि आपके पोर ओपन है और उसके अंदर आपके अपने ही कैरेटिन सेल्स यानी कि अपने ही स्किन के सेल्स वो शेड होके वो क्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और वो हर बंदे के अंदर नहीं होते, कुछ लोगों में टेंडेंसी है उसकी, और उसके ऊपर आपकी अपनी एक बारीक सी स्किन की लेयर आ जाती है, ठीक है, तो वो अंदर क्लॉग हो जाते हैं, ठीक है। अब दैट आर एक्चुअली नॉट डर्ट, तो वो दाने वगैरह तो बन नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो वहीं पर रहेंगे। आप अगर उसको अब आप सीरम लगा लें, अब आप क्रीम्स लगा लें, अब आप स्क्रबिंग कर लें, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो एक सिंगल विजिट का ट्रीटमेंट है, उसमें आपने सिर्फ वो डॉक्टर ने उसको छोटा सा पंक्चर करके बहुत बारीक नीडल के साथ पंक्चर करके उसी वक्त एक्सट्रैक्ट कर देना होता है। अगर मल्टीपल हैं तब भी ठीक है, वो एक ही सेशन में हो जाते हैं। और उसमें अच्छा, एक दफ़ा निकलने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा आपको कभी नहीं हो सकते। अच्छा, जिन लोगों में टेंडेंसी होती है तो यस उसमें दोबारा वो आ सकते हैं, लेकिन अगर वो एक अच्छी एक रिजीम फॉलो करते हैं जिसमें टोनर्स या स्किन टाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं, नाइसिनामाइड्स वगैरह हैं, या रेटिनॉल्स जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मौसम आगे रेटिनॉल्स इस्तेमाल करने वाला आ रहा है, लेकिन वो वीक में 2 दफ़ा से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसके बाद हेविली मॉइस्चराइज करेंगे, और सिर्फ रात के वक्त। दिन के वक्त कोई बंदा रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स की फैमिली का कुछ नहीं लगाएगा, ठीक है। एक प्रिवेंशन के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बन चुके हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना। अब वो लोग जिन्होंने ये ट्रीटमेंट कराना है,
अब आजकल वैसे ही शादियों का सीजन चल रहा है, आपका कोई इवेंट होता है, कितनी देर पहले रिकमेंड करेंगी आपको लाजमी जाना चाहिए? बिल्कुल अब टाइम पे भी जाने के आदी होते हैं ना। हाँ नहीं, उसमें 1 हफ्ते का आपका गैप होना चाहिए। आमतौर पे वैसे उसके अंदर कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा क्योंकि हम वो माइनर से प्रिक करके निकाल रहे होते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इन सम केसेस के कोई ब्रूजिंग या इस तरह का कुछ हो जाए। ठीक है। अव्वल तो उसके अंदर हार्डली को 1 to 2% चांसेस हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप रिस्क ना लें कि बिल्कुल अब आप ये कहेंगे जी शादी वाले दिन अब आप उठ के कहेंगे जी अब ये कर दें। तो ऐसी मैं प्रोसीजर्स वैसे भी सेफेस्ट प्रोसीजर में रेकमेंड करती हूँ कि कुछ गैप होना चाहिए। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाए। स्किन टाइप भी अपनी होती है, तो आपका कोई गैप होना बहुत जरूरी है। अक्सर हमारे पास अब बच्चियां आती हैं जी वैक्स की हैं और मुंह भरे हुए हैं जी, सुबह अब शादी है। वो एक इतनी मिजरेबल कंडीशन होती है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कोई नई चीज जिसको आपने पहले ट्राई नहीं किया हुआ उसको कभी एंड टाइम पे ट्राई मत करें। अब अगर फर्ज करें कि आप इवन हाइड्रा फेशियल्स या इन चीज़ों की तरफ भी जाते हैं, हमारे पास आती हैं, बेशक हम यूजुअली उसके अंदर नॉन केमिकल बेस्ड सब कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, बट स्टिल मैं ये कहती हूँ कि पहले एक दफ़ा आप लें, ठीक है, आपके फंक्शन को महीना 1.5 महीना लेके एक दफ़ा पहले ट्राई करें, फिर उसके बाद आप लें कि अपने फंक्शन के करीब अगर आपको 2-4 दिन पहले लेना चाह रहे हैं। कोई भी नई चीज़ को आपने पहले एंड टाइम पे ट्राई नहीं करना, वो चाहे कुछ भी हो। ठीक है डॉक्टर साहबा, एक और बड़ा इशू मैं कॉमनली, अभी मेरी प्रोड्यूसर है अमरीन, छोटी सी बच्ची हैं, उनके भी व्हाइट हेड स्पॉट स्किन पे बन जाते हैं बहुत सारे लोगों को। अब हम क्या करते हैं कि वो ब्लैक हेड्स की तरह, क्योंकि सैलून्स में हमने भी अपने बचपन में देखा हुआ, आप जाते हैं वो पेन से जोर जोर से, तो लोग पेन से भी उसको निकाल लेते हैं। उस प्रैक्टिस को कैसे देखते हो और इसकी वजूहात क्या होती है, क्या उससे डिफरेंट है? नहीं, उसमें थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, क्योंकि कुछ लोगों के ओपन पोर्स में, अच्छा अगर आपके अपने सेल्स इकट्ठे हो जाएं तो वो मिलियास बन जाते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें को एक्सटर्नल क्लॉगिंग है, अच्छा ठीक है, यानी कि उसके अंदर डर्ट क्लॉग हो रहा है या आपका कोई मेकअप क्लॉग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो व्हाइट हेड्स और फिर उसके बाद वो ब्लैक हेड या फिर वो बाद में एक्नी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसका सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप उसमें क्योंकि वही बात है, सैलून्स भी हैं, लेकिन ऑप्शन हर बंदे की अपनी होती है। आपका प्रोफाइल है, आपको पता होना चाहिए कि आपने किसके पास जाना है, और पैसे बचाने के चक्कर के अंदर बाद में आपने डबल लगाने हैं तो आपकी मर्जी है। लेकिन उसमें हम यूजुअली हाइड्रा फेशियल करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको रेटिनॉल्स और सीरम्स प्रेस्क्राइब करते हैं और सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को बनने में रोकते हैं। तो वो क्लेंजर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो फेस वॉश आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सैलिसिलिक एसिड हो, ठीक है, और उसके बाद जो टोनर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो, तो वो आपके मजीद आगे बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि वो आपके पोर्स ओपन है। इशू यहाँ पर है कि आपने जिसको भी व्हाइट हेड बन रहे हैं, ब्लैक हेड बन रहे हैं, मिलिया बन रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम यही है कि आपके पोर्स ओपन है। ठीक है, तो आपने उनकी क्लोजिंग के ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। एक दफा अगर फर्ज कर आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो एक सोल्यूशन नहीं। पहली बात ये कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो ये पेन्स वगैरह उसके साथ गलत डायरेक्शन में लोग निकाल देते हैं, तो उसके बाद फिर उसमें मार्क्स पड़े होते हैं या ब्रूजिंग हुई होती है, मल्टीपल तरह के हमें इश्यूज फेस करने पड़े होते हैं। एक तो ये कि जब आप वो पेन को भी इस्तेमाल करते हैं उसकी खास टेक्निक होती है, इवन हमारी ट्रेनिंग्स के दौरान भी उसको इस्तेमाल करने तक की टेक्निक सिखाई जाती है। इट्स नॉट लाइक आपने वो ग्लाइडिंग मूवमेंट में तो करना ही नहीं है ना, कि आप पूरा घसीटते चले जा रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसमें आपने जब एक दफ़ा करवा लिया हाइड्रा फेशियल, आपने किसी अच्छे डॉक्टर से एक्सट्रैक्ट करवा लिया, उसके बाद अपनी होम केयर को ज़रूर स्टार्ट करें फौरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आगे आपका ये है कि प्रॉब्लम ना हो। सही सही, तो ये इसके लिए आपको अपनी स्किन की बहुत केयर करनी है, और अगर आप इसी एज में हैं 24-25 साल की, तो मेरे ख्याल से आपकी स्किन पे तो ये चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर हो रही हैं तो टाइमली आपको अपनी स्किन की केयर भी करनी है, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। डॉक्टर साहिबा को बुलाने का मकसद ये होता है कि मुफ्त वाले मशवरे यहाँ पर जो आप अच्छी खासी फीस दे के पे करते हैं, तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं जी, बस आपने उन चीज़ों को फॉलो करना होता है। पीआरपी पे हमने बात करनी है, ब्रेक लेंगे और इस पे बात करेंगे आई प्रोसीजर है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, और हम चाहेंगे कि आपको इसका रिजल्ट भी यहाँ पे दिखाएं। ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब वो लोग जो कि परेशान हैं, जिनकी स्किन पे हैं जी स्कार्स, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टर साहिबा इस वक्त मैदान अमल में मौजूद हैं और हमें करके दिखाने वाली हैं। सो डॉक्टर साहिबा, स्कार्स का ट्रीटमेंट होता क्या है? अच्छा, बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले अगर पेशेंट इज यंग, ठीक है, तो हम ये, और हमने ये देखना होता है कि स्कार की टाइप क्या है, वो अभी हम जिस वक्त बाद में होगा तो फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है उसके ऊपर जाते हैं, दैट इज पीआरपी। पीआरपी क्या है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपके क्योंकि
अपने ब्लड से ड्रॉ हो रहा है तो उसमें यूजुअली साइड इफेक्ट के कोई चांसेस नहीं होते, इट इज़ रियली वेरी सेफ। अल्लाह ताला की तरफ से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जहाँ पर भी आपकी बॉडी में चोट लगती है वहाँ पे आपके वाइट ब्लड सेल्स आते हैं और आपके प्लेटलेट्स आते हैं आपको बचाने के लिए। ठीक है, तो वो हम उसको ही बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि नए स्किन सेल्स बने, ठीक है, नए ग्रोथ फैक्टर्स बने, और वो जो स्कार्स है वहाँ पे जहाँ पे फिलिंग की जरूरत है तो वो कुदरती तौर पे वहाँ पर वो अमल शुरू हो। जब हम माइक्रो नीडलिंग साथ कर रहे होते हैं, हम इसमें साथ माइक्रो नीडलिंग कंबाइन करेंगे, तो जब हम माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली आपके छोटे छोटे क्योंकि पंक्चर्स हो रहे होते हैं तो वो भी आपके ग्रोथ सेल्स को प्रोमोट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहबा, मैं मीना हमारे साथ मौजूद हैं, आज हैं आप मीना, तो मैं चाहूंगी आप साथ साथ बताती भी जाएं और हमें करके दिखाती भी जाएं। सब लोग जो कि परेशान हैं, जिनके स्कार्स हैं, उनको डॉक्टर साहबा ये करवा के दिखाने का मकसद पता क्या होता है? हमारे ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं अक्सर अपने डॉक्टर से बहुत सारे सवालात पूछती हूँ, तो आपको बता के यहाँ दिखाने का मकसद ये होता है कि जो क्वेश्चन आपके जहन में है वो कम से कम जो है उनका आपको आंसर मिल जाए। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, अब इसमें अगर आप यंग बच्ची है, ठीक है, और क्योंकि इसकी कोई बहुत ज्यादा मतलब एक्नी नहीं निकलती रही है और हमारे पास स्कार्स इसके मौजूद हैं लेकिन बहुत लाइट से हैं जी, तो इसके अंदर हमें कुछ और साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, लाइक हमें सब्सिजन करने की जरूरत नहीं है या किसी लेजर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इसमें पीआरपी के कुछ सेशंस भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा, अब अक्सर लोगों को ये लगता है कि जी एक सेशन शायद आपकी दुनिया बदल देगा, आपको एक दाना तो निकला नहीं था जिसका स्कार पड़ेगा, तो सही बात है, इतने अरसे पढ़ते रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट के वक्त भी थोड़ा सब्र रखना होता है, मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत बड़ी उम्मीदें आप लगा के चले जाते हैं कि एक मिनट में हमारी डॉक्टर तो ये कर देगी। हाँ, कुछ डॉक्टर्स के एंड पे भी होता है कि वो प्रॉमिसेस ऐसे करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर बात करें, पेशेंट आपका मेंटली प्रिपेयर होगा तो वो आपको भी तंग नहीं करेगा और वो खुद भी तंग नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और उसमें आपके वेरी करते हैं कि कुछ लोगों में आपके 5 से 6 सेशंस इनफ होते हैं और कुछ लोगों में हमें 8 सेशन 12 सेशन इस तरह भी जाना पड़ सकता है, हर किसी की स्किन के लिहाज से। और कुछ सेशंस के अंदर हमें ये होता है कि कुछ लोगों के अंदर हम फिर अगर बहुत लंबे अरसे तक रहे और बहुत पुराने स्कार्स हैं तो बस हम उनको यही कहते हैं कि 60-70% बेहतर हो सकते हैं, 100% ठीक नहीं हो सकते, लेकिन इसके जिस तरह के हैं ये 100% ठीक हो सकते हैं क्योंकि इसकी एज भी इसको बेसिकली एक फायदा दे रही है। दूसरा ये कि ये इतने ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, ये बॉक्स कार में भी कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो ये बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम स्टार्ट करके दिखा दें। इसमें हम नमिंग क्रीम लगा चुके हुए थे, ठीक है। ब्लड हमने ड्रॉ कर लिया, ब्लड हमने 6 cc के अराउंड लिया था, ठीक है। और इस वक्त हमारी वो मशीन के अंदर है और ये मशीन बेसिकली आपकी सेंट्रीफ्यूग मशीन की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप इस मशीन को देखें, कुछ लोगों को आइडिया भी होता है, तो मतलब आमतौर पे लोगों ने बहुत छोटी छोटी रखी होती है। आपके इसके अंदर आरपीएम होता है, यानी कि राउंड पर मिनट, वो बहुत मैटर कर रहा होता है। उसपे आपकी प्लाज्मा की क्वालिटी उससे ही अच्छी निकलनी है। एक तो पेशेंट की अपनी एज और उसकी अपनी हेल्थ बहुत मैटर कर रही होती है कि प्लाज्मा की क्वालिटी उसकी कैसी होगी। दूसरा ये कि किस तरीके से प्लाज्मा बनाया गया है, किस किट का इस्तेमाल किया गया है, किस मशीन का इस्तेमाल किया गया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वक्त अब हमने मशीन को बेसिकली उसके राउंड्स पर मिनट पे लगाया हुआ है और 6 मिनट अभी इसके रहते हैं और उसके बाद हम प्लाज्मा, इसमें होगा ये कि हमने एक वॉयल के अंदर बेसिकली हमने एंटीकोएगुलेंट डाल के और उसमें हमने इसका ब्लड लिया था, पूरा ब्लड लिया था। और जब हम इसमें से निकालेंगे तो जो आरबीसीज हैं वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और ऊपर प्लाज्मा जो है वो येलोइश कलर में होगा और वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक। उसको हम एक्सट्रैक्ट करके वो ऊपर डालते हुए हम माइक्रो नीडलिंग करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस वक्त आपकी माइक्रो नीडलिंग हो रही है, क्योंकि ऐसी चीजें हमें लोग आके बताते हैं, उसमें ये एक पेन इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये इस तरह के एक पैकेट में आती है। आप मेक श्योर करें कि जब भी आप जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, आपके सामने ये खुले और आपके सामने ये डिस्कार्ड हो। डॉक्टर साहब मैं दिखा दूं, ये ले जी, इसको आपने पैकिंग में अपने सामने देखना है क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव स्किन वाला मामला होता है, तो प्लीज इस पर रिस्क बिल्कुल ना ले। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं पैकेट में देखें कि ये बंद है, आपके सामने आपकी डॉक्टर यूज करी और जब यूज कर ले तो इसको डिस्कार्ड किया। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि नॉन स्टेराइल है। हमें अक्सर लोगों ने आके मुझे कहा और बड़े अच्छे अच्छे नामों के साथ कि जी हमारी इस्तेमाल करने के बाद हमें दे दी गई कि जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो अपने सेशन के साथ इसको लेकर आइएगा, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये इवन आपके अपने लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इसके साथ थोड़ा बहुत आपका ब्लड भी लगेगा, ठीक है,
प्लाज्मा भी लगेगा और उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम बैक्टीरिया ग्रो करेगा और देयर इज नो वे, ना ये आपका स्टेरलाइजर में डाला जा सकता है, ना ये डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई आपको कहता है कि जी आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाल के रख लें और ऐसा, तो इसके ऊपर खुद भी लिखा होता है कि ये इस डिस्पोजेबल है, ठीक है, इसको किसी भी तरह से स्टेरलाइज नहीं किया जा सकता। तो ये चीज बहुत रिस्क ना प्लीज लीजिए। दूसरा इसके अंदर नंबर ऑफ बेसिकली पेन्स भी आ रही होती है, उसके अंदर वो ये डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है कि वो कितने नंबर ऑफ पेन्स वाली इस्तेमाल करे, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसमें डीप कितना जाना होता है, ये सारी चीजें। क्योंकि बाज़ ये होता है कि पेशेंट को देखने में सिर्फ ये लग रहा होता है कि एक पेन है और हमने सिर्फ घुमा दिया है। नहीं 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 जी, बिल्कुल ऐसा। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है, इस तरह की मैंने बहुत सारी मशीनें ब्यूटी सैलून्स पे भी पड़ी देखी हैं। सो मैं, क्योंकि ये बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हमें सैलून्स पे तो फिर बिल्कुल भी, आप जो चीज़ें बता रही हैं, इतनी डेप्थ में बता रही हैं, इतनी टेक्निकल चीज़ें बता रही हैं, देखिए तो आपका प्रोफाइल है। आप, मैं हमेशा जब मुझे आके लोग कहते हैं कि जी ये बंदा कर रहा है या ये कर रहा है या ये कर रहा है, देखिए आपकी प्रोफाइल है ना, ठीक है, आपके अभी भी पैसे लग रहे हैं और आपका चेहरा है, ठीक है, तो ये आपने सोचना है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ ऐसी जगह करवाने से बेहतर है कि ना करवाएं, वो बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि अगर जब आप कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट लेकर आते हैं ना, उसे हमें ठीक करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। वो कहते हैं वक्त कम और मुकाबला सख्त। तो आ जाएं डॉक्टर साहिबा जी, हमें बता दें आप कैसे स्टार्ट करें। हमने नमिंग क्रीम लगाई हुई थी, सबसे पहले डेफिनेटली हम उसको वाइप ऑफ करेंगे, क्योंकि हम यूजुअली चाह नहीं रहे होते कि कोई भी केमिकल बेस्ड चीज़ लगी हो और वो आपके बेसिकली जो प्लाज्मा है उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करे, ठीक है। इसीलिए जिस वक्त हम बाद में भी होता है कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारा ये इम्पॉर्टेंटली मैं ये कहती हूँ कि आधे घंटे के बाद सिर्फ सादे पानी के साथ आप मुंह धोएं, किसी किस्म का कोई फेस वॉश या कोई सीरम शीरम आपने 2 दिन नहीं लगाना होता, ठीक है। लेकिन सन ब्लॉक मस्ट है। आपने नेक्स्ट लाइक आप जैसे प्रोसीजर करवा रहे हैं, अगर आप डे टाइम में करवा रहे हैं तो उसी दिन से आपका सन ब्लॉक पर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बेसिकली हमने आपको ये पेन का दिखा दिया था, ये अब हम इसको ओपन करने लगे हैं। इसका रोल क्या होता है डॉक्टर साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा। ये मैंने आपको जैसा कहा था, ये माइनर पंक्चर्स करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये हमें पता होता है, इसकी डेप्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं बिल्कुल नहीं बता रही, नहीं तो हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग खुद भी शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो प्लीज ऐसा मुझे लिटरली एक पेशेंट मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप ये पेन नहीं घुमाती है ना, मुझे भी ले दे। नहीं नहीं नहीं, इस चीज को अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा आ चुका है। ये हमने नीचे इसके आरबीसीज बैठ किए हुए थे, वो हमने डिस्कार्ड कर दिए, ये ऊपर से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए और ये बेसिकली प्लाज्मा होता है, ठीक है। और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालते हुए, ठीक है, इसको आपने पूरा उसके ऊपर रब करना है अच्छी तरह से। यस। अब ये क्योंकि जिस वक्त अभी इसके अंदर बहुत छोटी छोटी नीडल्स हैं, ये बहुत माइक्रो पंक्चर्स कर रही हैं, तो ये पेनिट्रेट हो रहा है, ये आपकी स्किन में सारा चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ये देखना होता है कि मुख्तलिफ जो जगह हैं फेस की, उसमें आपकी डेप्थ डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डीप आपने कितना रखना है। इसके अंदर आप डीप भी जो नीडल्स हैं आप 2 mm तक अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये हमने ये डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है कि उसने कितना अंदर जाना है, हर किसी की स्किन के लिहाज से। यस। वैसे इसके केस के अंदर अगर मैं क्लिनिक के अंदर कर रही होती तो मैं थोड़ा डीप जाती, लेकिन उसमें क्योंकि बहुत माइनर सी ब्लड लूजिंग होगी तो वो मैं भी यहाँ पर नहीं कर रही, ठीक है। अदरवाइज ये कि हम थोड़ा सा जब स्कार्स वाला मामला होता है तो उसके लिए हम थोड़ा डीप जा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब इसका क्या रिजल्ट ऐसे आ जाता है? नहीं, आपकी रेडनेस यूजुअली रहती है आमतौर पे ओवर द नाइट और आपके अगले दिन तक यूजुअली, कुछ लोगों में 2 दिन भी रह सकती है, लेकिन आमतौर पे मेरे पेशेंट में रात के बाद सुबह तक जो है वो आराम से सेटल हो जाती है रेडनेस, ठीक है। और इसके रिजल्ट्स आपको तकरीबन कोई 3-4 दिन के बाद नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक। ग्लो वगैरह आपको नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन जो आपके स्कार्स हैं, क्योंकि स्कार की फिलिंग का पैटर्न बेसिकली क्या है कि वो नीचे, यानी कि अगर वो ऐसे है स्कार या ऐसे है तो वो नीचे से फिल होना शुरू होगा, सही। तो वो आपको ऊपर से बाद में नजर आएगा, कोई 3-4 सेशंस के बाद आपको वो चीज नजर आना शुरू होगी, यस। वो आपको तब बाद में आपको नजर आएगा कि अच्छा ये तो डेप्थ कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। डॉक्टर साहबा इसको कहाँ पे कितनी देर करना है वो मेरे ख्याल से आप ही डिसाइड कर सकती हैं, वो बेहतर है। वो स्किन पर अगर आप खुद से करें तो एक ही जगह पर आप करते रहो, उसका नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। और ये चीजें आपने डॉक्टर पे छोड़ देनी है। यहाँ पर दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने जिन चीजों पर गौर करना है वो ये करना है
कि आपकी नीडल आपके सामने खुले, आपके सामने डिस्कार्ड हो। ये प्लीज डॉक्टर साहिबा की सजेशंस, इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुन लें, क्योंकि आपने इन चीज़ों पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बहुत सेंसिटिव काम है ये। डॉक्टर साहिबा प्लीज़ एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें। जी, इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंटली नीडल आपने देखना है कि आपके सामने ओपन हो, आपको भी ना दी जाए, उसको फेंक दें, अपने सामने फेंकवा कर आएँ, और उसके बाद जिस वक्त नेक्स्ट टाइम आपका प्रोसीजर हो तो उसमें मेक श्योर करें, बेशक इसमें आप डॉक्टर को कह दें कि जी आपने मेरी नीडल मेरे सामने आपने ओपन करनी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा ये कि जाहिर है कि डॉक्टर ने ग्लव्स वगैरह पहने हुए, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहाँ देखा डॉक्टर साहिबा ने जितनी चीजें यूज की हैं सब न्यू पैकेट्स ओपन किए हैं और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारे सामने देखी गई है, तो ये यूज चीज़ों पे तो बिल्कुल ना जाए, बड़ा सेंसिटिव। और ये पूरी एक साइंस है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि प्लीज़ 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 डॉक्टर को सिलेक्ट करें। अगर आप सैलून वाली को सिलेक्ट करते हैं तो जितनी कसूरवार वो है उससे ज़्यादा कसूरवार आप खुद हैं, क्योंकि आप उसके पास जा रहे हैं, वो आपको घर से नहीं लेकर आ रही है। तो प्लीज़ उसके बाद ये कहना कि जी उसने खराब कर दिया, वो आपने जाके खराब करवाया है। अब यहाँ पर इतनी अवेयरनेस देने का मकसद भी यही है कि आपके पास ये नॉलेज मौजूद हो कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। अगर उसके बाद अब आप जा रहे हैं उनके पास तो ये आपकी चॉइस है, और अगर आपको ये लग रहा है कि जनाब जी ये इतना सही तो काम है, ये तो वो कर ही सकती है। अब ये देखें यहाँ पे बहुत हार्डली इसकी ये वाली जो रेडनेस है ये इसकी ऑलमोस्ट कोई आधे घंटे के अंदर सेटल हो जाएगी। लेकिन इसके बाद केयर क्या करनी है? आप आराम से मतलब आउटडोर अगर आपका एक्सपोजर है बाहर जा सकते हैं। सनब्लॉक मस्ट है, सनब्लॉक के बगैर आपने नहीं जाना। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना आपने अब किचन का काम करना है तो आप नहीं जा सकते हैं, चूल्हे के आगे। कोशिश करें कि आप 2-4 घंटे तो अवॉइड ही करें, ठीक है। इसलिए बेहतर होता है, जिस तरह हमारे क्योंकि क्लिनिक इवनिंग में होता है तो आमतौर पर जो खवातीन आ रही होती हैं वो किचन वगैरह से फ्री होकर आ रही होती है, ठीक है। और सुबह तक आप आराम से आप किचन के आगे भी जा सकते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे रिजल्ट दिखा दे क्योंकि मुझे क्लोजिंग की तरफ चलना है मेरे पास। हाँ चलें जी, अब ये आप देख सकते हैं प्रॉपर, और इसका ये जो रेडनेस है तकरीबन आधे घंटे में, डॉक्टर साहबा कह रही हैं घंटे में। ये फेस टू फेस भी वेरी करता है, हर किसी का अपना एक होता है, बट ये आप करा सकते हैं, इंतहाई सेफ है और इससे हर किस्म की स्किन टोन के लिए। बट आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि किसको किस चीज़ को कैसे लेकर चलना है। अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें। बाकी जो लोग परेशान हैं स्कार्स से, तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारे पास एक प्रोसीजर है, आप ये अवेल कर सकते हैं और अपनी स्किन की हिफाजत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप रखिएगा अपना ख्याल, हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।